कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट सम खत्म कर लिए थे। टोटल अब हमारे 5 सम बाकी है इस चैप्टर के। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मतलब कि आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा मोर और लेस। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। बैंक इज एनालिसिंग द रिसीवेबल ऑफ जे लिमिटेड। एक बैंक है, वो एनालिसिस कर रही है जेल लिमिटेड के रिसीवेबल्स का। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एक्सेप्टेबल कोलेट्रल फॉर अ शॉर्ट टर्म लोन। अगर इसको हमें शॉर्ट टर्म लोन देनी है बैंक को, तो कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी, कंपनी की क्या क्रेडिट पॉलिसी? 2/10 नेट 30 days। देन द बैंक लेट्स 80% on accounts where customer are not currently overdue and where the average payment period does not exceed 10 days past the net period. A schedule of J limited receivable has been prepared. Analysis: how much will the bank lend the pledge of receivable if the bank uses a 10% allowances for a cash discount and return? तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इतने पोर्शन में हमें क्या बोला गया है। जेड लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसका पॉलिसी क्या है? 2/10 नेट 30। क्या उसका पॉलिसी है कि 10 दिन में पेमेंट करोगे तो हम 2% डिस्काउंट देंगे, नहीं तर आपको 30 दिन के अंदर अंदर हमारा पेमेंट कर देना होगा। डन। द बैंक लेंड्स 80% ऑन अकाउंट्स वेयर कस्टमर आर ओके। बैंक ने क्या बोला? मैं आपको 80% डिस्काउंट दूंगा आपके ये रिसीवेबल्स पे। इतने हमें रिसीवेबल्स दिए हैं अलग अलग अकाउंट नंबर के। और क्या बोल रहे? वेर कस्टमर्स आर नॉट करंटली ओवरड्यू, मतलब कि जो भी हमारे कस्टमर है वो ओवरड्यू नहीं होने चाहिए। अब ओवरड्यू कितने दिन से नहीं होने चाहिए? तो ओवरड्यू 30 days से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। ओके। एंड ये एंड वेयर द एवरेज पेमेंट पीरियड डज नॉट एक्सीड 10 days पास द नेट पीरियड। हमारा जो एवरेज पेमेंट पीरियड है ना, वो जो भी हो हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड प्लस उन्होंने बोला प्लस 10 days, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। डन। अब हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड यहाँ पे नहीं दिया है, तो जो हमारा 30 दिन में हमें पेमेंट करना है हम उसी को ही एवरेज पेमेंट मानेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 30 + 10 days इज इक्वल टू 40 days। ओके। अगर ये दोनों कंडीशन मैट करती है तो बैंक हमें 80% डिस्काउंट देगी। ओके। बाद में क्या लिखा है? एनालिसिस: हाउ मच विल द लैंड ऑन अ प्लेज ऑफ रिसीवेबल, कि हमें कितना रिसीवेबल पे हमें लोन मिलेगा इफ द बैंक यूज अ 10% अलाउंसेस फॉर अ कैश डिस्काउंट एंड रिटर्न। बैंक क्या सोच रही है कि मैं 100% तो नहीं दूंगी, पहले तो मैं 80% ही तुम्हें लोन दूंगी। फर्स्ट 80% लोन दूंगी, और लोन देने से पहले भी है ना, मैं 10% और कट करूंगी। किस बात का कट करेंगे वो लोग? कैश डिस्काउंट और कोई रिटर्न आपने दे दिया तो टोटल 2 कंडीशन मैट होगी, उसके बाद ही हम कुछ फर्दर कर पाएंगे इसके अंदर। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं। क्वेश्चन 2, पहली कंडीशन है नॉट ओवर ड्यू। नॉट ओवर ड्यू फ्रॉम 30 days। ओके। देन आफ्टर सेकेंड चीज क्या बोला उसने? हमारा हिस्टोरिकल पेमेंट हमारा कितना होना चाहिए? हिस्टोरिकल नहीं, हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड कितना होना चाहिए? 30 days जो हम देते हैं, प्लस 10 days बैंक के। ओके। इज इक्वल टू 40 days। आपको इसको और डिटेल में लिखना है तो आप है ना, जो दोनों कंडीशन है ना, वो पूरी की पूरी उठा के यहाँ पे लिख सकते हो कि पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। कैसे, मैं बता देता हूँ। इसको है ना अभी कट कर लेते हैं। डन। और यहाँ पे पेस्ट कर लेते थोड़ा नीचे। आप क्या कर सकते हो, ये वाली लाइन आप पूरी की पूरी लिख सकते हो कि कस्टमर आर नॉट ओवर ड्यू। कस्टमर आर नॉट ओवर ड्यू फ्रॉम 30 days। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई।
और इन दोनों की कंडीशन के बीच में आप देखोगे तो लिखा है एंड, मतलब कि दोनों कंडीशन कंपलसरी मीट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? दूसरी कंडीशन में लिखा क्या है? एवरेज पेमेंट पीरियड डज नॉट एक्सिस्ट 10 डेज। एवरेज पेमेंट पीरियड डज नॉट एक्सीड 10 days the net period, 10 days the net period। मतलब क्या होगा इसका ब्रैकेट में? 30 डेज हम देते हैं और 10 दिन बैंक ने बोला है कि 10 दिन और हम दे रहे हैं, इससे ज़्यादा का पेमेंट ब्रेक आपका नहीं होना चाहिए। तो ऐसे 40 डेज। अब हमें क्या करना है? हमें ये हमें इन टोटल में हमारा पूरा अकाउंट रिसीवेबल का दिया है, एक कंपनी का अकाउंट दे दिया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कस्टमर है। 7 कस्टमर का अमाउंट, आउटस्टैंडिंग और एवरेज पेमेंट पीरियड हिस्टोरिकली दे दिया है। तो यहाँ पे हम बना लेंगे अकाउंट, उसके बाद अमाउंट, डे आउटस्टैंडिंग एंड एवरेज पेमेंट पीरियड, एंड एवरेज पेमेंट। कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2, इसको ऐसा करते हैं, डे आउटस्टैंडिंग ओ ओब्लिक एस, डे आउटस्टैंडिंग एवरेज पेमेंट पीरियड, कंडीशन 1, कंडीशन 2, देन एलिजिबल है कि नहीं है। डन। इतना हमें सबसे पहले देखना है। तो हम अकाउंट्स देख लेते हैं कौन कौन से। 74 91 107, 74 91 107, देन 108 114, 108 114, 116 123, 116 123। डन। अमाउंट है 25 9 11 500, 25,000, 9,000, 11,500। देन है 2300, 2300, 18,000, 29,000, 14,000, 18,000, 18,000, 29,000 एंड 14,000। ओके। 25 9 11 500 2 300 8,000 29,000 14,000। ओके। डे आउटस्टैंडिंग है 15 45 22 9, 15 45 22 9, 15 45 22 9, 50 16 27, 50 16 27। ओके। एवरेज पेमेंट पीरियड है हमारा 20 60 24, 20 60 24, 10 45 10 48, 10 45 10 48। ओके। अब अभी तक हमने क्या किया? हमने दो कंडीशन को समझा और जो सम में दिया है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब कंडीशन नंबर 1 हमारी ये वाली है कि कस्टमर आर नॉट ओवरड्यू फ्रॉम 30 डेज। तो हमें ये डेट आउटस्टैंडिंग देखने हैं ओवरड्यू के लिए। अब कितने दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए? 30 डेज से हमारे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो कंडीशन 1 हमारी है डेज डज नॉट एक्सीड, ऐसे लिखते हैं इसको, डेज लेस देन इक्वल टू 30 डेज, इतने हमारे होने चाहिए। और कंडीशन 2 में 40 डेज है तो हम लिख सकते हैं डेज लेस देन इक्वल टू 40 डेज। डन। यहाँ तक आपको समझ में आया? हमने सिर्फ कंडीशन को छोटे छोटे फॉर्म में लिखा है अभी तक। अब हम कंडीशन 1 को पहले समझेंगे, बाद में कंडीशन 2 को समझेंगे, बाद में एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। तो कंडीशन 1 क्या बोलती है कि 30 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पे हमारा 74 नंबर का अकाउंट है, वहाँ पे 15 डे, मतलब ये कंडीशन एलिजिबल हो रही है। यस। सेकेंड आप देखोगे तो कंडीशन है हमारी 30 डेज की, ये 45 डेज की, तो ये कंडीशन हमारी एलिजिबल नहीं हो रही है। नो। रीजन क्या है? ओवर ड्यू।
ठीक है, आप लिखना चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो ओवर ड्यू, रीजन में ओवर ड्यू। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 30 डे है, तो ऑब्वियसली लो है तो यस। यहाँ पे 9 दिन है और कंडीशन 1 में 30 डेज होने चाहिए तो यस। यहाँ पे 50 डे है तो ये हो जाएगा नो, ओवर ड्यू। 16 है तो यस और 27 है तो भी यस। ओके, तो ये कंडीशन नंबर 1 हमने पूरी की पूरी चेक कर ली। अब कंडीशन 2 क्या बोलती है कि कंडीशन 2 बोलती है कि जो हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड होना चाहिए वो 10 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 30 प्लस 10 40 डेज होना चाहिए। तो ये 40 डेज है, यहाँ पे 20 डेज है, तो यस कंडीशन 2 आर एलिजिबल, मतलब कि कंडीशन 2 हमारी मेट हो रही है। सेकेंड में ये 40 है और ये 91 वाला अकाउंट, ये 40 है और 91 वाला अकाउंट का एवरेज पेमेंट पीरियड 60 है, तो नो, हम इसको नहीं दे सकते, नो। क्यों? इसका रीजन लेट पेमेंट है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट पेमेंट या लेट हिस्ट्री, लेट पेमेंट, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। अब ये 22 डे है, ये 24 डेज है और ये 40 डेज है, तो यस ये भी यहाँ पे कंडीशन मेट हो रही है। 10 दिन है तो कंडीशन मेट हो रही है, 45 डेज है तो कंडीशन नहीं मेट हो रही है अपनी, 10 डेज है तो कंडीशन मेट हो रही है और 48 डेज है तो कंडीशन हमारी नहीं मेट हो रही है। मेट ना होने का रीजन है लेट पेमेंट ऑफ हिस्ट्री है। अब हमें बैंक कब लोन देगी? जब हमारी ये दोनों कंडीशन मेट होगी। तो अब हम एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले में दोनों में यस है तो एलिजिबल है यस, दोनों में नो है तो नो, दोनों में यस है तो यस, यस, नो, यस, नो। देखो फिर से समझाता हूं, दोनों में यस है तो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट हो रहा है, दोनों में नो है तो हमारा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया मेट नहीं हो रहा है। दोनों में यस है तो यस, दोनों में यस है तो यस, दोनों में नो है तो भी नो, दोनों में यस है तो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इन दोनों कंडीशन के बीच में एंड है, तो दोनों मीट होनी चाहिए। अब देखो लास्ट वाले में एक यस है एक नो है, मतलब हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें से एक कंडीशन मेट हो रही है दूसरी नहीं हो रही है, तो भी नो आएगा क्योंकि दोनों कंडीशन मेट होना कंपलसरी है। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फॉर द बैंक for the short term loan, bank consider अकाउंट नंबर, कौन कौन से अकाउंट नंबर सिलेक्ट करेगी तो जिसमें यस है तो 74 वाला अकाउंट नंबर, 107, 108 और 116, 74, 107, 74 अकाउंट नंबर 74, 107, 108 एंड 116 ये बैंक कंसिडर करेगी। ओके, अभी हमारा ये सम खत्म नहीं हुआ है, इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन बाकी है। तो ये अकाउंट और अमाउंट हम उठा देंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे? गलत कर दिया, कोई बात नहीं। 74 91 नहीं आएगा, 114 नहीं आएगा, 123 नहीं आएगा। ओके, तो यहीं पे हमारा सम खत्म हो जाएगा। तो 74, 107, 118 और 116 ओ और उसका अमाउंट हमने यहाँ पे साथ में लिख दिया है। अब हमें क्या करना है? हमें फर्दर इसको कंटिन्यू करना है। फर्दर क्या बोला था कि अगर दोनों कंडीशन मेट हो जाएगी तो बैंक हमें 80% लोन देगी, बैंक हमें ये 80% लोन देगी। बट उससे पहले क्या बोला? बैंक यूज 10% अलाउंसेस फॉर कैश डिस्काउंट एंड रिटर्न, तो बैंक सबसे पहले इसमें से 10% का डिस्काउंट माइनस करेगी। तो 10% डिस्काउंट माइनस करेगी सबसे पहले, तो हमें 90% अमाउंट मिलेगा और उसका हम 80% हमें लोन मिलेगा। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। तो इसको हम अमाउंट को ए ले लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो हमें 90% अमाउंट मिल जाएगा और डी इज इक्वल टू सी इंटू 80%, ये हमारा सीक्वेंस है।
रीजन क्या है? बैंक ने क्या बोला? बैंक ने बोला हम 10% सबसे पहले डिस्काउंट कंसीडर करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हम 80% हमारा कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा 90% यहाँ पे अमाउंट आएगा उसके ऊपर हम 80% हमारा लोन का अमाउंट कंसीडर करेंगे। तो 25,000 का 10% हमारा होता है 2,500 माइनस इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया 22500 इंटू 80%। तो फर्स्ट का हमारा लोन आ गया 18,000 का, 11,500 इंटू 10%, 1150 माइनस इज इक्वल टू 10350 और इसका 80% ये हमारा हो जाएगा 8280। 2300 का 10% ये हमारा हो जाएगा 230। हमारा 90% अमाउंट आएगा 2070 इंटू 80%, तो ये हमारा हो जाएगा 1656। लास्ट में 29,000 इंटू 10%, तो ये हमारा हो जाएगा 2,900। 26100 80 90% अमाउंट और 90% अमाउंट का 80% हमारा हो जाएगा 20880। डन। 80,000 प्लस 8280 प्लस 1656 प्लस 20880, ये हमारा हो जाएगा 48816। डन। 48816, इसका मतलब क्या होगा? इतना हमारा टोटल लोन अमाउंट बनेगा। डन। तो ये सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने समझ के कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 अब हम कंटिन्यू करेंगे। 22 थोड़ा इसी का ही एक बेहतर वर्जन है। ठीक है, सेम सेम आउटलाइन पे आ रहा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। ये हमारा पूछा गया था सम आरटीपी जेन 25 के अंदर। तो अब ये सम हम एक एक करके सम हम स्टार्ट करते हैं। ये आएगा आपका एग्जाम में आएगा तो अराउंड अराउंड 10 मार्क्स समझ के चलिए, इतने मार्क्स का ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, क्या बोल रहा है? Nirmo Limited wants to avail a short-term loan from the bank. However, bank grant a short-term loan by keeping the collateral in the form of account receivables. हमारे जो डेटर्स होंगे वो अपने पास रखेगी तो ही वो हमें लोन देगी. A bank is analyzing the receivable of Nirmoha Limited to identify acceptable collateral for short term. अब वो लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं. अब कंपनी की पॉलिसी क्या है? 3/10 नेट 40 डेज. बैंक विल lend only the extent of a 90% of a acceptable receivable at interest rate 12%. ओके, लास्ट में हमें इंटरेस्ट की बात नहीं की थी, इसमें हमारे इंटरेस्ट की बात की है. क्या बोल रहा है कि 90% वो लोग है ना लोन देंगे 12% के इंटरेस्ट रेट पे. इफ बोथ द कंडीशन मेंशन बिलो आर फुलफिल, दोनों जो हमारी ये कंडीशन है ये फुलफिल हो जानी चाहिए. एंड और क्या होगा? बैंक विल कीप अ रिजर्व ऑफ अ 5% फॉर अ कैश डिस्काउंट एंड रिटर्न्स. बैंक जो होगी वो 5% कैश डिस्काउंट और रिजर्व के लिए रख देगी. ओके. इफ एनी अबो इफ एनी अबो कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो द बैंक विल लैंड 65% ऑन द रिसीवेबल सब्जेक्ट टू द रिजर्व 50%. ओके. अगर ऊपर की दोनों कंडीशन मैट नहीं होती है तो बैंक क्या करेगी? रिजर्व करेगी 15% को रिसीवेबल के और 65% लोन आपको देगी. एंड इंटरेस्ट विल बी चार्ज 15% ऑन अ सच अकाउंट, और ऐसे अकाउंट पे वो 15% अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगी. द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज एप्लीकेबल इज 25%. यहाँ पे टैक्स रेट भी हमें दिया 25% ऑन द स्क्रूटिनी ऑल रिसीवेबल, इतने हमारे रिसीवेबल है. यू आर रिक्वायर्ड टू टोटल अमाउंट लैंड बाय द बैंक और इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द कंपनी. तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारी दो ये कंडीशंस है, ये वाली दो कंडीशन वो कौन कौन से में लग रही है और कौन कौन से में एप्लीकेबल नहीं है. ओके. इस बार हम है ना इतना बड़ा बनाएंगे नहीं, ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन था इसलिए हमने इतना बड़ा ड्रॉ किया है. इतनी बड़ी चीज इस बार हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे. पहले दोनों कंडीशन एक्सप्लेन करेंगे, देन कौन कौन से कंडीशन नहीं मैट कर रहे उनके लिए बात करेंगे डायरेक्ट. तो कंडीशन नंबर ए क्या बोल रही थी हमारी? कि कस्टमर आर नॉट करंटली ओवरड्यू फ्रॉम मोर देन 5 days टू द नेट पीरियड. ओके.
ऐसी कौन से हैं जो 5 दिन से ज़्यादा नहीं, नेट पीरियड के 5 दिन से ज़्यादा नहीं लैंड कर रहे। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हमारा कलेक्शन पीरियड कितना है। हमारा कलेक्शन पीरियड है 40 डेज, 40 डेज प्लस 5 डेज, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 45 डेज। ओके, नेट पीरियड में 5 दिन हमें और ऐड करने। वैसे ही नीचे आप देखोगे तो एवरेज एजिंग मतलब कि पेमेंट पीरियड, अब यहाँ हमें अलग से एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे कि 40 दिन के अंदर अंदर ही हमारे सारे पैसे रिकवर हो रहे हैं। तो 40 डेज प्लस 15 डेज इज इक्वल टू 65 डेज। डन। अब ये दोनों कंडीशन है, हम वहां पे लिख देंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कंडीशन नंबर 1 कहाँ पे मैट हो रही है। तो उसके लिए हम थोड़ा लिखेंगे कि कस्टमर आर नॉट करंटली not currently are not currently overdue for more than 5 days, for more than 5 days to the net period, to the net period। इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग हम लिखेंगे ओवर ड्यू बाय 45 डेज, और ब्रैकेट में मीनिंग लिखेंगे 40 डेज फ्रॉम टोटल पीरियड प्लस 5 डेज फ्रॉम ये जो हमें बैंक ने पीरियड दिया है, नेट पीरियड से 5 दिन ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये 45 डेज ऐसे है। अब हम क्या चेक करेंगे कि जो कंडीशन नंबर ए है हमारी 45 डेज की, ये कहाँ पे जा रही है। तो ये हमारे आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग 45 डेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हम यहीं पे ये बना देंगे। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, यहाँ पे अप्लाई हो रही है, अप्लाई हो रही है, अप्लाई हो रही है, अप्लाई नहीं हो रही है, अप्लाई हो रही है, हो रही है, हो रही है। ठीक है, ठीक है। ये वाले 3 और ये वाले 3, ये सब 45 डेज से नीचे। कौन कौन से 45 डेज से नीचे नहीं है? तो ये एक ये और एक ये। तो अपने यहाँ लिखेंगे कि कंडीशन ए डज नॉट अप्लाई, डज नॉट अप्लाई या डज नॉट मेट बाय, डज नॉट मीट बाय कौन सा अकाउंट, DR03 एंड DR07, DR03 एंड DR07। therefore therefore तो क्या होगा, इन दोनों therefore DR03 एंड DR07 कितना था 90% एंड 90% एंड 65%। तो हम लिखेंगे DR3 एंड DR7 hence not eligible for, therefore DR03 and DR037 not eligible for, not eligible for 19% 19% लेंडिंग मेथड या 19% लोन, जो भी आपको लिखना हो दोनों में से। ओके, तो हमें पहले दो मिल गए DR03 DR07, ये दोनों नहीं अप्लाई हो रहे। अब हम देखेंगे कि कंडीशन 2 कहाँ मैट नहीं हो रही है। कंडीशन 2 क्या बोलती है? एवरेज एजिंग या पेमेंट पीरियड ऑफ द कस्टमर शुड नॉट एक्सीड, शुड नॉट एक्सीड, should not exceed 50 days past the net period, past the net period। ओके, अब यहां पे लिखेंगे पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू 40 प्लस 15, यहाँ पे हमने 65 डेज लिख दिया था, ये हमारा होगा
55 डेज। यहाँ पे हम लिखेंगे नेट पेमेंट पीरियड इज 55 डेज। रीजनिंग क्या होगा? रीजनिंग होगा 40 डेज तो हम देते और बैंक ने बोला है 15 दिन और भी ज्यादा, आप 15 दिन और ज्यादा नहीं होने चाहिए, 15 डेज बैंक ने हमें और दिए हैं देखने के लिए। अब देखेंगे कि ये 55 डेज कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहे हैं। 55 डेज अप्लाई 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 यहाँ पे नहीं हो रहे, अप्लाई यहाँ पे हो रहे, 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 यहाँ पे नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है? फिर से हम पूरा लिखेंगे कि कंडीशन बी डज नॉट मेट बाय डी आर। कौन कौन से डी आर है? DR04 एंड DR10। DR10 therefore DR04 and DR10 not eligible for 90% lending। इससे हमारा अल्टीमेट कंक्लूजन क्या आया कि कंडीशन ए ये दोनों मैट नहीं कर पा रहे और कंडीशन बी ये दोनों मैट नहीं कर पा रहे। इससे क्या पता चला कि इन चारों डीआर के अलावा सभी लोग अपनी सारी दोनों कंडीशन मैट कर रहे। अपने देख लेते हैं कि जो हम DR1 देखते हैं तो DR1 देखो यहाँ पे मैट हो गई, मैट हो गई, मतलब DR1 90% के लैंडिंग में जाएगा। ठीक है, DR2 की बात कर लेते हैं, मैट हो रही है, मैट हो रही है तो ये भी 90% की लैंडिंग में जाएगा। ये मैट नहीं हो पा रही है और ये मैट हो गई है तो ये 65% की लैंडिंग में जाएगा। ये मैट हो गई, ये मैट नहीं हो पा रही है तो ये भी 65%। ये दोनों मैट हो गई है तो 90%। यहाँ पे भी 90%, यहाँ एक मैट नहीं हो रही है 65%, 90%, 90%, लास्ट में एक मैट नहीं हो रही तो 65%। डन। तो पूरा टेबल बना के आप ये लेके आओ या ऐसे लिख के लेके आओ। देखो ये थोड़ा आसान रहेगा पूरा टेबल बनाने में, है ना। कंडीशन 1 लिखो, कंडीशन 2 लिखो, इतना सारा जफामारी करना पड़ेगा, बाद में यस नो लिखना पड़ेगा, बाद में नीचे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। जो यस है उसमें 90% लैंडिंग मेथड जाएगा, जो नो है उसमें 65% लैंडिंग मेथड जाएगा। ठीक है, तो अब हम हमारा बैंक लैंडिंग ढूंढ लेते हैं कि हमारा बैंक लैंडिंग कितना होगा। बैंक लैंडिंग, ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक लैंडिंग एट, यहाँ पे 90% से लैंडिंग हो रही है बैंक की और यहाँ से यहाँ पे 65% से। यहाँ पे हमारे DR1 से लेके DR10 है, DR1, DR2, DR3, DR4, DR5, DR6, DR7, DR7, DR8, DR9 और ये हमारा हो गया DR10। डन। तो सबसे पहले इन सभी डीआर की लैंडिंग वाइज हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। तो DR03, 04, 07 और 010 ये तीनों के तीनों जाएंगे 65% लैंडिंग में। तो 1,20,000, 72,000, 1,20,000, 73,000, 72। डन। बाद में DR07, 90,000 एंड 37,000, 90,000, 19, 19, 19,000, 19,000 और DR10 हमारा हो जाएगा 37,000। तो ये जो अमाउंट है ये सारी की सारी हमारी जाएगी 65% लैंडिंग में। रीजन, इन्होंने कोई भी एक या दोनों कंडीशन मैट नहीं की होगी, आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। मुझे पता है इन चारों ने नहीं की है मैट। 50, 25, 50,000, 25,000, ओके, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश। 5 एंड 6 का अमाउंट कितना है? 45,000, 1,75,000, 45,000, 1,75,000, ओके, डैश, यहाँ पे डैश। DR08 हमारे 8 एंड 9, 54 एंड 1,05,000, 54,000,
1,05,000 लास्ट में डेट। ओके, तो अभी हमने क्या किया है, हमने लैंडिंग मेथड के हिसाब से इतनी अमाउंट के ऊपर 90% हमें लैंडिंग मिलेगा और इतनी अमाउंट पे हमें 65% लैंडिंग मिलेगा। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसमें से सबसे पहले इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल 50,000 प्लस 25,000 प्लस 45,000 प्लस 1,75,000 प्लस 54,000 प्लस 1,05,000, ये हमारा हो जाएगा 4,44,000। ओके, डन। 65% में हमारा टोटल होगा 1,20,000, 72,000, 19,000, 37,000, ये हमारा हो जाएगा 2,48,000। डन। अब सम के अंदर कुछ लिखा था, वो मैं पढ़वाता हूं कि बैंक विल कीप अ रिजर्व ऑफ 5% फॉर अ कैश डिस्काउंट एंड रिटर्न। तो जब आप ये 90% का लैंडिंग उठाओगे तब बैंक अपने पास कितना रिजर्व रखेगी, 5% का। तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम रिजर्व। रिजर्व कितना, 5%, तो 4,54,000 का 5%, इतना बैंक अपने पास रखेगी। 4,54,000 का 5%, 22,700, ये बैंक हम अपने पास टोटल में रख देगी। हमने इससे पहले वाला जो सम किया था ना, हमने जो रिजर्व है ना इंडिविजुअली माइनस किया था, यहाँ पे हमने डायरेक्ट इन टोटल में माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो हमारा टोटल नेट नेट लैंडिंग कितना आ जाएगा, 431300। ओके, वैसे ही अगर हम 65% वाली कंडीशन में जहां पे भी फॉल करते तो वहां पे वो रिजर्व रखेंगे 15%। तो 2,48,000 उसका 15%, इतना वो रिजर्व रख लेंगे। 2,48,000 इंटू 15%, ये हमारा हो जाएगा 37,200 माइनस इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 2,10,800। डन। तो ये नेट, इसके ऊपर हमें बैंक लैंडिंग देगा। तो अब लोन का अमाउंट डिटरमाइन कर लेते हैं। तो लोन यहाँ पे 431300 पे 90% लगेगा और 2,10,800 पर 65% हमें वो लोन देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,26,2,10,800, उसका 65%, ये हमारा हो जाएगा 1,37,020। डन। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4,31300, इसका 90%, ये हमारा हो जाएगा 3,88,170। तो हम बात कर लेते हैं अब टोटल लोन की। टोटल लोन इज इक्वल टू 65% लैंडिंग प्लस 19% लैंडिंग में कितना दिया, उन दोनों का प्लस कर लेंगे तो हमें टोटल लोन मिल जाएगा। बैंक हमें कितना देगी, 3,88,170 प्लस 1,37,020, 1,37,020, ये हमारा हो जाएगा 5,25,190 टोटल लोन। ओके, अब हमें पहले बोला था कि टोटल अमाउंट लैंड बाय द बैंक कितना होगा, ये हमने ढूंढ लिया है। अब हमें सेकेंड चीज ढूंढनी है, इफेक्टिव इंटरेस्ट कुछ कितना लगेगा। हमें पता है कि जब हम 19% से लैंड करेंगे तो हमारा 12% लगेगा, और जब 65% से करेंगे तो हमारा 15% लगेगा। बट हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट कोस्ट चाहिए, तो वो भी हम ढूंढ लेते हैं। बी, इफेक्टिव इंटरेस्ट कोस्ट। इंटरेस्ट, तो 90% लैंडिंग में कितना अमाउंट था, 90% लैंडिंग का अमाउंट था 3,88,170 इंटू 12% के हिसाब से, 3,88,170 इंटू 12% के हिसाब से आपका टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट 4,6,580। डन। बाद में 65% लैंडिंग के हिसाब से हमें 15% इंटरेस्ट पे करना है, तो 1,37,020 इंटू 12%, 1,37,020 इंटू 12%, ये हमारा हो जाएगा 1,6,442.4, 4,6,580.4। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा
46580.4, ये हमारा हो जाएगा 20553। रीजन बीइंग है ये 12 नहीं, ये 15% है हमारा। डन। प्लस 46580.4, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 67133.4। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट हो गया। अब मुझे इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट कोस्ट जानना है, तो इनकम स्टेटमेंट याद करो। तो इनकम स्टेटमेंट में है ना, हम टैक्स माइनस करते थे, वैसे ही पता है ईबीआईटी था हमारा, ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड था, और एक सम ऐसा आता था लिवरेज के अंदर जिसमें हमें आफ्टर टैक्स अमाउंट चाहिए था। तो जब भी हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट कोस्ट जानना हो ना, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा इंटरेस्ट है उसको हमें उसमें से हमें टैक्स माइनस कर डालना पड़ेगा। ओके, इसलिए यहाँ पे टैक्स का पोर्शन दिया है। कोस्ट क्या होता है, कंपनी को कितने में पड़ रहा है वो इंटरेस्ट का कोस्ट। तो कोस्ट कभी भी जानना हो तो वो आफ्टर टैक्स होता है, बिफोर टैक्स नहीं होता है। और यहाँ डिवाइड कर देंगे टोटल शॉर्ट टर्म लोन। ओके, इंटरेस्ट है हमारा 67133.4, वन माइनस हमारा टैक्स रेट हमें यहाँ पे दिया था 25%, तो माइनस 0.25 डिवाइड बाय हमारा टोटल शॉर्ट टर्म का लोन का इंटरेस्ट कितना, टोटल शॉर्ट टर्म लोन था 525190। तो ये हमारा हो जाएगा 67133.4, वन माइनस 0.25, 0.75 इंटू 67133.4, ये हमारा हो जाएगा 5035, 0.05 डिवाइड बाय 525190 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा हो जाएगा 9.59%। ये हमारा इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। तो हमने इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट भी ढूंढ लिया 9.59%। तो इसी के ही साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 22, दोनों सेम पैटर्न वाले क्वेश्चन थे, एक या दो ही क्वेश्चन है, दोनों हमारे खत्म हो गए। अब देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अभी और बाकी है हमारे। क्वेश्चन नंबर 12 एक बाकी है, 8 बाकी है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बाकी है हमारा? 4 3 2 1, मतलब कि कल 5 क्वेश्चन बाकी थे ना हमारे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12, राइट नाउ हाँ 25 मैंने है ना होमवर्क में दे दिया था। डन। तो हमारे अब टोटल 2 क्वेश्चन बाकी है। ये 2 क्वेश्चन खत्म होते ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 18 पता 8 और 12 बताने से पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा यूनिट हमारा है। यूनिट 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा यूनिट 2 है वो हमें कंप्लीट करना है। यूनिट 2 हमें ये कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं फॉर्मूला लिखूंगा, बाकी सब हम ये यूनिट से हम पढ़ लेंगे। ये आपका है ना यूनिट 5 है, मैनेजमेंट ऑफ पेएबल ऑफ क्रेडिटर्स। ओके, क्योंकि 8 और 12 गिनने से पहले हमें इसका थोड़ा नॉलेज पता होना चाहिए। क्या बोलता है कि देर इज एन ओल्ड एज सेइंग बिजनेस दैट इफ यू कैन बाय वेल देन यू कैन सेल वेल। क्या एक ओल्ड एज सेइंग है कि आप अच्छा बाय करोगे तो अच्छा सेल करोगे। अगर आपने डिस्काउंट से भी बाई किया होगा तो आप डिस्काउंट से सेल करोगे। अगर आपने हाई प्राइस पे बाई किया होगा तो आप हाई प्राइस पे सेल करोगे। सीधी बात है, ये यही कहना चाहता है। ओके, मैनेजमेंट ऑफ योर क्रेडिटर्स एंड सप्लायर इज जस्ट एन इम्पोर्टेंट एज द मैनेजमेंट ऑफ योर डेटर्स। आप
क्रेडिटर्स और सप्लायर उतने ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जितना हमारे लिए मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितने भी सम गिने वो मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स था। हम डेटर्स को मैनेजमेंट कर रहे थे, लोन भी लेने जा रहे थे, डेटर्स को ही मैनेजमेंट कर रहे थे। लास्ट दो सम देखे बैंक लोन के लिए। ओके, तो हम वहां पे सब कुछ मैनेजमेंट ऑफ डेटर कर रहे थे। अब हमें मैनेजमेंट ऑफ सप्लायर, मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ सप्लायर या तो मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिटर देखना है। ठीक है, तो ट्रेड creditor is a short-term source of finance in the sense that if arise from a ordinary business transaction, but it is also important to look after your creditor. Slow payment by you may create ill feeling and your supplier could be disrupt and also create a bad image for your company. अगर किसी कंपनी का माल 1 करोड़ का माल आपके पास पड़ा है और आपने उसको बोला है कि मैं 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दूंगा और आप 50 डेज पे जाके पेमेंट कर दो, तो आपका इमेज कैसा रहेगा? कंपनी का वेल रहेगा। और आप 30 डेज के बाद भी पेमेंट नहीं करते हो, जाके 45 डेज पे पेमेंट करते हो, तो आपकी कंपनी का इमेज डिक्रीज होगा। आपकी जो कंपनी का इमेज है वो डिक्रीज होगा। एंड स्लो पेमेंट बाय यू मे क्रिएट इल फीलिंग, सामने वाले को आप एक थोड़ा नेगेटिव फीलिंग भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये छोटा मोटा क्रेडिटर का इंट्रोडक्शन था। ओके, देखो यहाँ पे सब कुछ बताया ही। अगर कोस्ट अवेलिंग, प्राइस, लॉस ऑफ विल गुड आप पढ़ोगे, छोटी मोटी चीजें आपको पता चल जाएगा। क्या बोल रही है? कोस्ट अवेलिंग ट्रेड क्रेडिट, अगर मैं ट्रेड क्रेडिट अवेल करता हूं तो मुझे कौन कौन सी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? प्राइस का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कौन सी प्राइस पे बाय कर रहा हूँ। लॉस ऑफ गुडविल का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं लेट पेमेंट करूंगा तो मेरा गुडविल लॉस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग, उसको मैनेज करने का कॉस्ट। हो सकता है कि आपको 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट दे रहा है 10% के हिसाब से और आपको बोल रहा है कि भाई 110 रुपए पेमेंट करना 30 दिन के बाद। ओके, अरे नहीं नहीं नहीं, अभी आप पेमेंट करोगे, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, अभी आप पेमेंट करोगे 90 रुपीज में आप पेमेंट कर लो। और आप सोचो कि ये मैं 100 रुपए लगा के मैं 12 रुपए कमा लूंगा, मतलब कि 112 रुपए कमा लूंगा। तो आपको एक ये बेनिफिट करना है, एनालिसिस करने आना चाहिए कि मैं अभी पेमेंट करूंगा तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितना मेरा बेनिफिट होगा। अगर मैं बाद में पेमेंट करूंगा तो मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और उसके ही सामने मैं कितना अर्न कर सकता हूँ। मतलब कि सीधा सीधा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, समटाइम्स अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती है सप्लायर की तरफ से, हमारे क्रेडिटर की तरफ से, तो वो हमें ऑलवेज कंडीशन ध्यान से रीड करनी चाहिए। ओके, मैं ऊपर ऊपर से पढ़ रहा हूँ, इन डिटेल आप देख लेना एक बार। अगर मैं नहीं लेता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ सारा माल मैं कैश में ही ईयर कर देता हूँ, तो आपको इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा। आज जो माल आप 100 रुपीज का ले रहे हो, अगर क्रेडिट पे लिया होगा तो रीएडजस्ट हो जाएगा इन्फ्लेशन के साथ। ओके, इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट मेजर, आज अगर आप किसी को कैश दे सकते हो तो हो सकता है कि आप जो कैश दे रहे हो उससे ज्यादा आप इंटरेस्ट कहीं से कमा लो। ओके, इनकन्वीनियंस, डन, ये तीन चीज थी। अब ये बता रहा है कि हमें कंप्यूटेशन करना चाहिए कैश पेएबल का, तो वो हम कैसे करेंगे? इस फॉर्मूला को हम कंटिन्यू करते हैं समझने के लिए कि क्या ये फॉर्मूला कहना चाहता है। यहाँ से कुछ नहीं पता चलेगा। एक आपको टर्म दे दिया, आप माल लेने गए, माल लेने के बाद उसने बोला 3/10, 3/10 नेट 30 डेज। इसका मतलब क्या होगा? 10 डेज में पेमेंट किया तो 3% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, एंड आपने 30 डेज पे आके पेमेंट किया तो आपको 100% पेमेंट करना पड़ेगा। इसको ऐसा भी लिख सकते 3% डिस्काउंट और 97% पेमेंट करना पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसको मैं एक एग्जाम्पल में अभी उतारता हूं कि एग्जाम्पल है 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए का आपने माल लिया था अपने क्रेडिटर के पास से, उसने ये सेम टर्म आपको दी, ये सेम टर्म आपको उसने भी दे दी। अब समझो, ये सेम टर्म आपको मिली, तो अब है ना, पहले मैं बता दूं, हम लोग है ना ये फॉर्मूला समझने चाह रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है, अब ये नेट टर्म उसने आपको दे दी कि 10/10 नेट 30 डेज। तो सबसे पहले आप क्या करोगे?
सबसे पहले आप 10वें दिन पे जाके 10 डेज पे जाके 10वें दिन पे जाके आपने पेमेंट किया, पहली बात। अब आपने 10वें दिन पे जाके पेमेंट किया, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको पेमेंट कितना करना है? 97%। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 100% पेमेंट करना था, 3% डिस्काउंट मिल गया, तो आपको पेमेंट करना पड़ा 97% पेमेंट करना पड़ा। ठीक है, ओके, यहां तक समझे? 10 डेज पेमेंट हम ले लेते हैं यहाँ पे। ईयर के टोटल ईयर है हमारा 360 डेज। अब मैं बोलता हूं आप निकालो कि आपको एक्चुअल डिस्काउंट कितने का पड़ा। ओके, अब हम एक्चुअल डिस्काउंट निकालेंगे। वहां पे सप्लायर ने बोला 1 लाख का 3%, आप 3,000 रुपए का डिस्काउंट ले लो, बट ये डिस्काउंट मेरे को कितने में पड़ा ये मुझे जानना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने डिस्काउंट अवेल किया 3,000 रुपीज, और मैंने उसके सामने पेमेंट कितने का किया? 97,000 रुपीज का। तो 3,000 डिवाइड बाई 97,000, तो ये आपका इंटरेस्ट आएगा अराउंड अराउंड 3.09% के हिसाब से। अब ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ना, ये पर एनम नहीं है, ये 10 डेज का इंटरेस्ट है, ये 10 डेज का इंटरेस्ट है। ओके, आपको 97% पेमेंट करना था, बट अब एक मेरी तरफ से सुनो, मैं जो बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए का पेमेंट करना था, मुझे 3,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, तो मेरे लिए क्या होगा? मेरे को टोटल पेमेंट करने का आया 97,000 और मुझे डिस्काउंट मिला 3,000 रुपीज का। मैं ऐसे बोल सकता हूँ मेरा टोटल पेमेंट तो गया 97,000 का ना, मेरे अकाउंट से गए 97,000 और मुझे मिल गए, मुझे डिस्काउंट मिल गया 3,000 का। तो 3,000 डिवाइड बाई 97,000 करूंगा, 3.09 मुझे ये मिलेगा। अब ये पर एनम है, तो ये पर एनम नहीं है, ये 10 डेज का इंटरेस्ट है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पर एनम में, तो ये जो मेरा 3,000 डिवाइड बाई 9,000 है, 97,000 है, उसको मैं कर दूंगा पर एनम में। तो जो भी मेरा दिन था उसको 360 डेज डिवाइड बाई 10 करूंगा, तो मुझे पर एनम का इंटरेस्ट मिल जाएगा 3,000 डिवाइड बाई 97,000 इंटू 360 इंटू 10%। तो ये हमारा इंटरेस्ट होता है 111.34%। ये हमारे पूरे साल का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये हमें 1 डे का इंटरेस्ट मिला, 10 डे का इंटरेस्ट मिला। 10 डे के इंटरेस्ट से जान के हमें क्या मिल रहा है? हमें क्या पता चला है भाई इंटरेस्ट रेट कम है? नहीं, ये ओरिजिनल पिक्चर नहीं है किसी भी चीज का। ओरिजिनल पिक्चर जानना है तो मुझे उसको पहले पूरे साल के इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको पूरे साल के इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करना है तो 3.09 का मेरा इंटरेस्ट है 10 दिन का, 10 डेज का, तो 360 डेज का मेरा इंटरेस्ट कितना होगा? तो 360 इंटू 3.09 डिवाइड बाई 10, 360 इंटू 3.09 डिवाइड बाई 10 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 111124। अब इसको मैं और एक्सपांड करता हूँ, 360 डिवाइड बाई 10, ये तो हमारे डेज हो गए, इंटू 3.09 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 3,000 डिवाइड बाई 97,000, 3,000 डिवाइड बाई 97,000 इंटू 100। डन, यहां तक पता चला? ओके, अब ये जो 360 डे, ये जो हमारे 360 डेज है, ये क्या हमारा बनेगा? ये वाला पोर्शन टी हमारा टाइम पीरियड, तो ये हमारा हो गया 360 डेज। ये 10 डेज हमारा हो गया टी, मतलब ये कितने दिन के लिए हमने लोन लिया था? 10 दिन के लिए, इनटू ये 3,000 क्या बन गया हमारा? डिस्काउंट का अमाउंट बन गया। और ये 97,000 कैसे आया? तो 97,000 आया प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट इंटू 100। ओके, तो ये आपका बना पहला फॉर्मूला। ठीक है, अब ये अमाउंट पर से फॉर्मूला है। एग्जाम के टाइम पे आपको वहां पे अमाउंट नहीं दिया होगा, आपको वहां पे क्या बोला गया होगा पता है? वहां पे आपको सिर्फ परसेंटेज दिए गए होंगे। ठीक है, अब परसेंटेज से कैसे निकालना है? तो जैसे ही 1 लाख का एग्जाम्पल लिया, वैसे ही इस एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू ही रखते हैं। 360 डेज डिवाइड बाई टी, टी हमारा था 10 डेज, हमें पता है सिर्फ हमारा 3% का डिस्काउंट है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट अमाउंट की जगह डिस्काउंट का रेट लिख दूंगा 3%, डिवाइड बाय प्रिंसिपल अमाउंट की जगह 100% लिख दूंगा और डिस्काउंट का रेट में माइनस कर दूंगा। ओके, अगर मैं इन सबको 1 लाख से मल्टीप्लाई करूंगा
तो मेरा वही ये वाला अमाउंट आ जाएगा 3000 डिवाइड बाई 97,000। तो मैं वो रिस्क नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट वही लिख रहा हूँ इंटू 100। अब आप इसको है ना फॉर्म देंगे ना, तो ये बनेगा 3 डिवाइड बाई 97 इंटू 360 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। ये आपका बन जाएगा 113.434। मतलब इससे क्या पता चला, मैं डिस्काउंट हो तो उससे भी सेम आंसर आएगा, मेरा मेरा डिस्काउंट अमाउंट होगा तो भी सेम आंसर आएगा। तो मैं इसको फॉर्मूला नंबर 2 मतलब कि फाइनल फॉर्मूला में कन्वर्ट करूं, तो फाइनल फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, 360 डेज, 365 डेज, 52 वीक्स। नहीं, हमारे यहाँ जनरली डेज ही होगा, तो जो भी डेज आपको एग्जामिनर ने दिए 360 365 डेज डिवाइड बाई टाइम, कितने टाइम के लिए आपने लोन लिया है, इंटू 3% क्या है हमारा डिस्काउंट का रेट है, तो इसको हम डी स्टैंड करेंगे, 100% को हम 100% लिखेंगे, माइनस डिस्काउंट का रेट डी इंटू 100। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हमें मिल गया। यहाँ पे आप देखोगे यही हमारा है फाइनल फॉर्मूला। डन डन। हमारा सिर्फ आगे पीछे मल्टीप्लाई, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये फॉर्मूला आप मत करना, ये फॉर्मूला और क्रिटिकल हो जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब हम इलिस्ट्रेशन नंबर 17 और इलिस्ट्रेशन नंबर 18 दोनों हम यहाँ पे गिनेंगे, और दोनों गिनने के बाद हमारे जो 2 सम बाकी रह गए वो हम कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ पूरा का पूरा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 17, टेक अ स्क्रीनशॉट, ऐड, कट। ये देखो इसके रिगार्डिंग ये 2 ही है इलिस्ट्रेशन, तो आप ये दोनों इलिस्ट्रेशन अच्छे से गिन के जाना, कभी भी 5 मार्क्स के लिए इलिस्ट्रेशन आपके आ सकते हैं। क्या लिखा है, सपोज एबीसी लिमिटेड ऑफर अ क्रेडिट टर्म फॉर इट्स मेजर सप्लायर ऑफ 2/10 net 45 days. Hence the company has the choice of paying rupees 10 per 100 or to invest 98 for on a additional 35 days and eventually pay the supplier rupees 100 per 100 rupees. The decision as to discount, ओके, बहुत ही सड़ा गला लिखा है, मैं यहाँ पे है ना आपको बहुत आसान टर्म में समझा देता हूँ। कंपनी हैज द चॉइस फॉर पेइंग रुपीज 10 पर रुपीज 100 और टू इन्वेस्ट रुपीज 19 फॉर एडिशनल। रुको, इसको ही डिलीट कर देते अपने। हाँ यार, क्योंकि है ना इसमें आधा अधूरा ज्ञान दिया है। ये इलिस्ट्रेशन नंबर 18 में हमारा पूरा ज्ञान है, बट ये मैं पहले आपको समझा देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये पूरी काथा आप भूल जाओ। नाउ लेट अज्यूम दैट एबीसी लिमिटेड कैन इन्वेस्ट एडिशनल कैश एंड कैन ऑब्टेन अ एनुअल रिटर्न 25%। एबीसी चाहता है अपना 25% कहीं पे इन्वेस्ट करे और अमाउंट ऑफ इनवॉइस रुपीज 10,000। द अल्टरनेटिव आर एज फॉलोज। ओके, सबसे पहले मेरे पास 10,000 रुपए है और मेरे पास यहाँ पे क्या बोला है, डिस्काउंट में ले सकता हूँ 2/10 नेट 45 डेज। ये वाला मैं पोर्शन डिस्काउंट में ले सकता हूं, मतलब कि अगर मैं 10 दिन में पेमेंट करूंगा तो मुझे 2% डिस्काउंट मिलेगा, और जो रेस्ट ऑफ 35 डेज होंगे उसमें मैं पेमेंट करूंगा तो मुझे 100% पेमेंट करना पड़ेगा। 2% डिस्काउंट और 98% पेमेंट। ओके, अब आप समझो आज आप लोन लेने गए, आज आप ये ऑफर लेने गए हो, तो आपका सप्लायर बोलता है भाई 10,000 रुपए है, तू मुझे अभी पेमेंट कर दे और 2% डिस्काउंट ले जा, तो 9,800 रुपीज का मैं तेरे को डिस्काउंट बना के दे दूंगा, और मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं तो मुझे 10,000 रुपीज एट द 45 डेज पे देने पड़ेंगे। अब मैं सबसे पहले एक्सेप्ट करता हूँ डिस्काउंट, 9800 का मेरे को पेमेंट करना है सप्लायर को, मेरा नेट कॉस्ट आ जाएगा 9800। मैं ये डिस्काउंट को रिफ्यूज करता हूँ, ये डिस्काउंट को मैंने रिफ्यूज कर दिया, तो मुझे पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 10,000 रुपीज का। ओके, अब मुझे 10,000 का पेमेंट करना है, लेकिन मैंने यहाँ मुझे बोला है कि मैं एनुअल रिटर्न 25% से कमा सकता हूँ। आज मैं फर्स्ट डे के ऊपर हूँ, मैं 1 से लेके 10 दिन के अंदर कभी भी जाके पेमेंट करके ये डिस्काउंट ले सकता हूँ 2% वाला, और 11 से लेके 45 डेज के अंदर मुझे ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे 10 दिन है,
और यहाँ पे मेरे 35 डेज है, ठीक है। तो समझ लो आज मैं 11वें दिन पे खड़ा हूँ। तो रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग ₹9800 बिटवीन डे 10 टू डे 45, 1 से 10 दिन के अंदर तो मुझे 2% डिस्काउंट मिलेगा, तो मुझे उसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मुझे कौन सा कैलकुलेशन करना है कि 10वें दिन से लेके 45 डेज तक अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूं तो मुझे है ना 10,000 पूरे देने हैं, तो उतने टाइम में मैं कितने कमा सकता हूं। तो 35 डेज डिवाइड बाई 365, और मुझे 10वें दिन तक पेमेंट कितना करना था, 9,800 रुपीज का। तो 9,800 इंटू 25%। अगर मैं ये 9,800 पहले दिन पे नहीं देता और 10वें दिन से लेके 45वें दिन तक उसको इन्वेस्ट करके रखता, देखो 200 रुपये मुझे डिस्काउंट मिलेगा अगर मैंने पहले दिन पे पेमेंट कर दिया। तो 200 रुपये को तो भूल ही जाओ, जो भी अब हमारा कैलकुलेशन होगा वो 9,800 पे होगा। हमने क्या बात की थी? तो 35 डेज डिवाइड बाई 360, 9,800 इंटू 25%, मैं 235 रुपये पूरे कमा पाऊंगा। नेट कॉस्ट मेरा यहाँ आ रहा है 9765। अब आप देख लो, यहाँ पे मेरा बेनिफिट ज्यादा है, यहाँ पे मेरा कॉस्ट कम लग रहा है और यहाँ पे मेरा कॉस्ट ज्यादा लग रहा है। तो दस इज बेटर फॉर द कंपनी टू रिफ्यूज द डिस्काउंट एज अ रिटर्न ऑन कैश रिटेन इज मोर देन अ सेविंग ऑन अकाउंट ऑफ अ डिस्काउंट। तो एक हमने इस मेथड से देखा। अब एक और मेथड से हम इसको देखते, हमारी ट्रेडिशनल मेथड से हम देख लेते, जो हमने हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? 365 डेज डिवाइड बाई टी इंटू डिस्काउंट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100। ओके, हमारा यहाँ डिस्काउंट वो हमें कितने दिन के लिए देगा? डिस्काउंट वो हमें देगा 2% का, और उसका टाइम टी इज इक्वल टू टाइम, टाइम होगा हमारा 10 डेज का। ओके, तो ये दोनों चीजें चाहिए हमें ये सम गिनने के लिए, ठीक है। तो 365 डेज डिवाइड बाय टी है हमारा 10, डिस्काउंट है हमारा 2%, और डिवाइड बाय 100 माइनस 2% इंटू 100। अगर आप इसको है ना पूरा कंप्लीट करोगे, 365 डिवाइड बाई 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 98 इंटू 100, तो ये आपका आएगा 74.49%। मतलब आपको पूरे साल का कॉस्ट पड़ रहा है 74.49% का, सामने आप अर्न कर रहे हो 25% से। आप अर्न कर रहे हो 25% से और आपको ये 74.49% पड़ रहा है। तो आपका बेटर ऑप्शन कौन सा है? बेटर ऑप्शन है आप अर्न ज्यादा कर रहे हो, या ये आपका कॉस्ट है, ये आपका कॉस्ट है और ये आप अर्न कर रहे हो। तो कॉस्ट आपका 74.49% लग रहा है, जबकि आप अर्न 25% कर रहे हो। तो आपका बेटर ऑप्शन क्या है कि आप डिस्काउंट अवेल ना करो। ओके, अगर ये नहीं समझ में आया तो सबसे बेस्ट यही तरीका है कि एक्सेप्ट किया डिस्काउंट को, तो 9,800 रुपीज हमने पेमेंट कर दिया अपफ्रंट उसी दिन। अगर नहीं किया तो मुझे 10,000 का पेमेंट करना है, बट मैं 9,800 पे कितना कमा सकता हूँ 35 डेज के अंदर डिवाइड बाई 360 इंटू 25, तो 235 9765। ओके, इलिस्ट्रेशन नंबर 8 देख लेते हैं फटाफट। तो ये हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। डोलका कंपनी परचेस अ रॉ मटेरियल ऑन टर्म 2/10 net 30। A review of the company record by the owner, Mr. Gautam revealed the payment are usually made 15 days। पेमेंट जो हो जाता है ना, पेमेंट मेड वो 15 डेज के अंदर अंदर आपका हो जाता है। ओके, व्हेन आस्क व्हाई द फर्म डिड नॉट टेक एडवांटेजेस ऑफ डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट 10 दिन में मिल रहा है और ये लोग पेमेंट 15 दिन के अंदर अंदर ही कर रहे हैं, मतलब कि जो 30 दिन है ना उसको भी पूरा एग्जॉस्ट नहीं कर पा रहे। तो व्हेन आस्क्ड व्हाई फर्म फर्म क्यों ये डिस्काउंट नहीं कर रहा है, तो अकाउंटेंट क्या बोलता है? मिस्टर रोहित रिप्लाई दैट इट कॉस्ट ओनली 2% ऑफ दिस फंड वेयर अ बैंक लोन वुड कॉस्ट द कंपनी 12%। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं? ये तो सिर्फ हमें 2% की कॉस्ट पे ही पड़ रहा है ना, जबकि बैंक हमें 12% की कॉस्ट पे दे रहा है। ओके, उसने क्या बोला? रोहित क्या है? एक अकाउंटेंट है। देखो वो अकाउंटेंट है, तो उसको क्या लग रहा है, ये जो हम 2% कॉस्ट का पेमेंट कर रहे हैं ना, ये एनुअल हमें पड़ रहा है, तो मैं 15 दिन पे कर रहा हूं तो ठीक है, और ये हमें 12% पड़ रहा है। तो उसको हम यहाँ पे समझाएंगे भाई ये एनुअल नहीं है, ये सिर्फ हमारा जो 2% का कॉस्ट है वो 10 डेज के लिए ही है। ओके, एनालाइज व्हाट मिस्टेक इज रोहित मेकिंग। रोहित यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहा है? इफ द फर्म कुड नॉट बोरो फ्रॉम द बैंक वाज फोर्स्ड टू रिजॉर्ट टू द यूज ऑफ ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी व्हाट सजेस्ट माइट बी मेड रोहित दैट वुड बी रिड्यूस द एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट आइडेंटिफाई। दोनों हम बताते। सबसे पहला,
हम एनालाइज करेंगे कि रोहित क्या मिस्टेक कर रहा है। तो रोहित ने आर्ग्यूमेंट की कि कंपेयरिंग अ 2% डिस्काउंट विद द 10% बैंक लोन रेट इज नॉट अ रैशनल, एज अ 2% डिस्काउंट कैन बी अर्न बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ अ 5 days इन एडवांस। ओके, ठीक है। अगर वो 5 दिन जल्दी पेमेंट करता है तो वो ये 2% का डिस्काउंट अवेल कर लेगा। बट वो क्या बोल रहा है कि हमारा 12% का बैंक का कॉस्ट आता है तो मैं क्यों ही करने जाऊं विद इन 10 days रादर देन 15 days। ओके, सीधा सीधा जो ऊपर लिखा था उसका ये पूरा का पूरा उन लोगों ने समरी बना के लिख दिया है। अज्यूम द परचेस ऑफ वैल्यू ₹100, आपने 100 रुपए का परचेस किया है। द डिस्काउंट कैन बी अर्न बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ विद इन अ 10 days इज ₹2। अगर 2 रुपए का पेमेंट, हमें 2 रुपए का डिस्काउंट मिलता है तो ₹2 डिवाइड बाई ₹98, हमने अमाउंट वाला पोर्शन देखा था। 365 days डिवाइड बाई 5 days। क्यों यहाँ 5 days क्यों लिया? क्योंकि हम लोन कितने दिन के लिए ले रहे हैं? लोन का हमारा पीरियड है ओनली 5 days, तो हम यहाँ पे 5 days ले रहे हैं। ठीक है, 15 दिन टोटल लोन है, उसमें से 10 दिन का हमारा लोन का कैलकुलेशन आएगा नहीं, क्योंकि 10 दिन तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 5वें दिन पे जाके हम कर रहे हैं पेमेंट। तो 5 days डिवाइड बाई 5 days इंटू 100, तो ये आपका हो गया 149%। दिस मीन कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग अ कैश डिस्काउंट इज 149%। जो हमारा कॉस्ट लग रहा है ना वो 149% लग रहा है। तो हमने उसका मिस्टेक एनालाइज किया, उसको बोला भाई बैंक का कॉस्ट तो 12% लग रहा है, बट तू ये जो डिस्काउंट पेमेंट नहीं कर रहा है ना उसका छोटा छोटा मिला के 149% हो रहा है। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग जो हो रहा है ना उसकी वजह से 149% हो जा रहा है। इफ द बैंक फैसिलिटी कुड नॉट बी अवेलेबल, अगर बैंक फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है, देन इन द केस द कंपनी शुड रिस्टोर द यूटिलाइजेशन मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड एज पॉसिबल, देयरफॉर पेमेंट शुड बी मेड इन 30 days टू रिड्यूस द इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर यही पेमेंट आप 30 दिन में करोगे तो ये आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। देखते हैं, ₹2 ₹98 इंटू 365 days डिवाइड बाय, अब हमारा पेमेंट टर्म है 30 days का। अब देखोगे कहाँ गया, पेमेंट टर्म है हम 30 days का, और हम पेमेंट टर्म से मेरा 30 days का मैं पेमेंट भी कर रहा हूँ 30 days पे। डिस्काउंट के पीरियड कितना है 10 दिन का, तो हमें 20 दिन मिलेगा। तो डिवाइड बाई 20 days इंटू कितना परसेंटेज इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 98 इंटू 365 डिवाइड बाई 8 इंटू 365 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। एक मिनट, गलत हो गया कुछ, कि सही ये 37.24%। तो ये आपका टर्म टर्म आपका 149% से 37.24% हो जाएगा अगर आप 30वें दिन पे ही जाके पेमेंट करोगे। डन। तो इस हिसाब से ये पूरा सम हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। ओके, इसमें सिर्फ ये 2 ही सम है, और एग्जाम में ये 2 सम का है ना अमाउंट ऊपर नीचे करके पूछ सकते हैं, तो गिन लेना यार ध्यान से। मैं देखता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है तब तक पास्ट ईयर पेपर में कहीं पे भी ऐसा सम नहीं है। हाँ, बट हमारे जो ये 2 सम है ना उसमें ये कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट के 2 सम बाकी है, एक आधे घंटे का और हमारा ये लेक्चर चलेगा, देन ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द अलायंस लिमिटेड, a petrochemical sector company, had just invested a huge amount its new expansion project. Due to huge capital investment, the companies need a additional rupees 1,50,000 in a working capital immediately. The financial manager has determined that the following 3 feasible source of working capital funds. Okay, 1.5 लाख रुपए उनका एडिशनल चाहिए, और वहां का उनका जो कौन है फाइनेंस मैनेजर, वो बोल रहा है हमारे पास 3 रिसोर्सेज है। पहले तो अपने बैंक लोन ले लेते हैं, और ये बैंक विल लैंड हमें 2 लाख रुपए देगा 50% के हिसाब से। देन और 10% कंपनसेटिंग बैलेंस विल बी रिक्वायर्ड विच अदरवाइज वुड नॉट बी मेंटेन बाय द कंपनी। तो देखते हैं ये क्या कहता है चीज हमें। नेक्स्ट लिखा है जो हमारा ट्रेड क्रेडिट है, द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्रेडिट टर्म फॉर इट्स मेजर सप्लाई ऑफ 3/30 नेट 19 days फॉर द परचेसिंग अ रॉ मटेरियल वर्थ ₹1 लाख पर मंथ। फैक्टरिंग आया, फैक्टरिंग बोला अ फैक्टर ऑफ फर्म
विल बाय द कंपनी रिसीवेबल ऑफ ₹2 लाख पर मंथ। ओके, वो 2 लाख पर मंथ के हिसाब से बाय कर लेगा। विच हैव कलेक्टिंग पीरियड 60 डेज, जिसका कलेक्शन का पीरियड 16 डेज का होगा। द फैक्टर विल एडवांस अप टू 75% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द रिसीवेबल एट 12% on an annual basis. The factor will also charge a commission 2% on all receivable purchase. It has been estimated that factor service will save the company credit department expense and bad debt rupees 2121750 on a monthly basis on the basis of an annual percentage cost. Advice which alternative should company go for? Okay, ये तीन हमें दिए हैं, एक एक करके हर चीज का हम एक्सप्लेनेशन लेके करते हैं ये सब। तो सबसे पहले बैंक बात कर लेते हैं, बैंक को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक एक करके हम एक एक चीज को समझ लेते हैं। बैंक है, बैंक लोन। सबसे पहले मुझे अमाउंट रिक्वायर्ड था 1.5 लाख रुपए। ओके, अमाउंट रिक्वायर्ड 1.5 लाख रुपीस था, इसको अभी भूल जाओ। ठीक है, बैंक मुझे लोन कितना दे रहा है? 2 लाख का 50% के हिसाब से लोन मुझे दे रहा है। और वो क्या बोल रहे हैं, 10% आपको बैलेंस रखना ही पड़ेगा बैंक के अंदर। अगर नहीं रखोगे, इतना मेंटेन नहीं करोगे तो आपका बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि 10 to 12% आपको अपने टोटल होल्डिंग का रखना पड़ेगा बैलेंस। तो इसको हम पहले बैंक लोन को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट। तो मैं बैंक से कितना ले रहा हूँ? 2 लाख रुपए में पूरे ले रहा हूँ, इंटू 15%। तो ये हमारा हो जाएगा 30,000 रुपीज इंटरेस्ट का कॉस्ट। ठीक है, 30,000 इंटरेस्ट का कॉस्ट हो जाएगा। अब मेरे को फंड को यूज कैसे, कितना मैं यूज कर सकता हूं? नेट यूजेबल फंड। तो बैंक मुझे दे रहा है 2 लाख रुपए, और क्या बोल रहा है कि 10% आपको टोटल लोन का अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए रखना पड़ेगा। तो माइनस 2 लाख इंटू 10%, तो ये मेरा हो जाएगा 1,80,000। डन। अब मुझे इफेक्टिव परसेंटेज, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जानना है मेरा कितना है। इफेक्टिव कॉस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट या इफेक्टिव कॉस्ट। 30,000 रुपीज का मैं पेमेंट कर रहा हूं 1,80,000 के सामने। तो 30,000 डिवाइड बाई 1,80,000, तो ये आपका हो जाएगा 60.67% कॉस्ट। ओके, तो फर्स्ट का मुझे कॉस्ट मिल गया। और आप इसको कैसे गिन सकते हो? ये आपको अब है ना, ये तो मेरी टेक्निक थी। मॉड्यूल की टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। मॉड्यूल मॉड्यूल है आपका आरटीपी एमटीपी, कहीं पे भी होगा ना, तो इन लोगों ने कैसे गिना होगा? मेरा इंटरेस्ट रेट कितना है? 50%। ओके, मुझे मेंटेन बैलेंस कितना करना पड़ेगा? 10% मुझे मेंटेन करना है, तो मैं यूज कितना कर पाऊंगा? 19% इंटू 100। अब इसको भी करोगे 50 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, तो ये आपका आएगा 16.67%। कैसे? ये ऊपर है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 90%। हमारा क्या है? 90% है अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो हम यूज करने वाले, इंटू 100। डन। अब आप देखोगे ना, हमने अभी वो चैप्टर 3 में हमने ये वाला जो पोर्शन किया ना, ये वाला 360 डिवाइड बाय 360 डी डिवाइड बाय डी, यही पोर्शन उन्होंने यूज किया है। बट यहाँ पे इंटरेस्ट है, यहाँ पे 100% माइनस इंटरेस्ट का अमाउंट इन लोगों ने माइनस कर दिया है। ठीक है, अरे यहाँ पे रिजर्व का अमाउंट इन लोगों ने माइनस कर दिया है। और यहाँ पे टाइम क्या दे दिया? अब देखो बैंक है तो वहां पे 365 डे ही लगेगा। तो ऐसे आ गया आपका 60.67%, पहला हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा क्या बोलता है? ट्रेड क्रेडिट। ओके, याद रखना मुझे है ना 1.5 लाख रुपए चाहिए थे। बैंक ने मुझे 2 लाख रुपए ले लिए, मैंने चुपचाप ले लिए। बैंक के साथ मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 10% जो मेंटेन करना है ना, अगर ऊपर नीचे हो जाएगा ना, तो मुझे ज्यादा बैलेंस चाहिए। ट्रेड क्रेडिटर ने क्या बोला? भाई मैं तुझे 1 लाख रुपए तक का ही डिस्काउंट दे सकता हूँ, तेरे को जो करना है वो कर ले। तो अब मुझे वो 1 लाख रुपए तक का ही डिस्काउंट दे सकता है, तो मैं क्या करूंगा? तो समझो, मुझे चाहिए थे 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। मैं बैंक के मामले में कभी भी आर्ग्यू नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात आती है ट्रेड क्रेडिट की। तो ट्रेड क्रेडिट ऑलवेज फिक्स होता है। किसी ने बोला मैं तुझे 1 लाख पर मंथ का माल दूंगा, तो वो मुझे 1 लाख पर मंथ का ही देगा, उससे ज्यादा क्रेडिट पे वो माल नहीं देगा। अब मुझे 1.5 लाख तक जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उससे 2 मंथ का माल खरीदना पड़ेगा। कोई ऐसा मत बोला 1.5 मंथ का माल खरीदेंगे तो 1.5 लाख हो जाएंगे, कभी भी नहीं। अगर वो पर मंथ का क्रेडिट दे रहे हैं तो हम पर मंथ का ही क्रेडिट लेंगे। तो मुझे 2 मंथ का माल खरीदना पड़ेगा 1.5 लाख, 2 लाख रुपीज का। डन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा
के ट्रेड क्रेडिट अमाउंट अप टू रुपीज 1,50,000 can be raised within 2 months or 60 days. 60 days. The real annual cost of trade credit. ओके ये समझ में आया, 1.5 लाख यूज करना था तो मुझे 60 डेज या तो 2 मंथ का लेना पड़ेगा। अब हम हमारा वो वाला फॉर्मूला याद करते हैं। डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 365 डेज डिवाइड बाय इंटू 365 डेज या 360 डेज। हमारे इस सम में कितने डेज है वो देख लेते हैं। हमारे इस सम के अंदर हमें 360 डेज लेके गिनना है पूरा सम। तो 360 डेज डिवाइड बाय टर्म कितने डेज के लिए लोन ले रहे हैं, 60 डेज के लिए इंटू 100। ओके अब आप देखोगे हमारा जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट है 3% का। तो डिस्काउंट है 3% का, 100 माइनस 3% इंटू 360 डेज। हमने हमारे यहाँ पे गिना कितने दिन के लिए हम ले रहे हैं, 60 डेज के लिए, तो डिवाइड बाय 60 डेज इंटू 100। अगर इसको आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 97 इंटू 360 डिवाइड बाई 60 इंटू 100। ये आपका आ जाएगा कॉस्ट 18.56%। तो सेकेंड का हमारा कॉस्ट आ गया 80.56%। डन। अब क्रेडिटर फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर ने क्या बोला, भाई मैं तेरे को 2 लाख पर मंथ दूंगा, ठीक है, बट विच हैव कलेक्शन पीरियड ऑफ 16 डेज, जिसका कलेक्शन पीरियड होगा हमारा 16 डेज का, जिससे मुझे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड है, वो मुझे तुरंत ही पेमेंट करेगा, इतना मुझे पता चल गया है। द फैक्टर विल एडवांस अप टू 75% ऑफ द फेस वैल्यू। फैक्टर ने क्या बोला, मैं 75% अप टू फेस वैल्यू का दूंगा। तो 2 लाख का 75% करूंगा ना, देखो मुझे 1.5 लाख चाहिए, वो मुझे 2 लाख रुपए का पर मंथ 75% अपफ्रंट दे देगा, तो मुझे कितने मिल जाएंगे, 1.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से। उसने क्या बोला, 75% ऑफ द फेस वैल्यू का दूंगा, तो फेस वैल्यू मेरा 2 लाख है, 2 लाख का 75%, 1.5 लाख पर मंथ मुझे रिसीवेबल मिलेगा, और ये मुझे मिलेगा कितना, 12% के इंटरेस्ट रेट पे। डन। तो 1.5 लाख इंटू 12% में करूंगा तो ये मेरा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा पूरे साल का 18,000 रुपीज। ये मेरे पूरे साल का मुझे इंटरेस्ट मिल गया 18,000 रुपीज। ओके एंड परचेस, एंड उसने क्या बोला, फैक्टर विल चार्ज कमीशन 2% ऑन ऑल रिसीवेबल। फैक्टर चार्ज करेगा कमीशन 2% के हिसाब से, एंड ये दोनों हमारी सेविंग होगी। तो ये सब हम एक स्ट्रक्चर में डाल देते हैं, सेविंग और कोस्ट बना लेते हैं, जैसे ऑलवेज बनाते हैं, सेविंग कोस्ट। सेविंग में क्या है, 1250 पर मंथ और 1750 पर मंथ। ये क्या है पहले वो तो देखो। डिपार्टमेंट एक्सपेंस, बेड डेट एक्सपेंस, ये हमारा होगा डिपार्टमेंट एक्सपेंस का सेविंग, और ये हमारा होगा बेड डेट का सेविंग। यहाँ पे डिपार्टमेंट का सेविंग जो होगा वो हमारा होगा 1250 पर मंथ। तो इसको मुझे ईयरली में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 12%, अरे इंटू 12 मंथ। ओके, और इसको 1750 पर मंथ है, तो इसको मैं 12 मंथ में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 1250 इंटू 12, 15,000 रुपये, 1750 इंटू 12 मंथ, ये हमारा हो जाएगा 21,000 रुपये। तो ये टोटल सेविंग का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, 36,000, ये हमारा टोटल सेविंग हो गया है। ओके, अब कोस्ट की बात कर लेते हैं। तो कोस्ट में सबसे पहले वो चार्ज करेगा कमीशन। कमीशन चार्ज करेगा, कितना चार्ज करेगा, 2 लाख का पर मंथ है, और उसका 2% इंटू 12, मतलब कि 2 लाख पर मंथ है, इंटू उसका 12% कमीशन, अरे उसका 12 मंथ का कमीशन, इंटू 12 मंथ, मतलब कि मुझे क्रेडिट सेल पूरे साल की मिल जाएगी, और उसके ऊपर 2% कमीशन चार्ज करेगा। तो 2 लाख इंटू 12% इंटू 2 लाख इंटू 12 इंटू 2%, तो ये आपका हो जाएगा 48,000 कमीशन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा,
जो हमारा 2 लाख है उसका 75% इंटू 12%, तो 2 लाख पर मंथ है, इंटू उसका 75% करूंगा और उसका 12% करूंगा, तो मुझे पूरे साल का 2 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करेगा हर महीने वो मुझे मिल जाएगा, इंटू 12%। ये हमारा हो जाएगा 18,000 का इंटरेस्ट। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 48,000 प्लस 18,000, ये हमारा हो जाएगा 66,000। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल नेट कोस्ट, हमारा कोस्ट यहाँ पे आएगा 66 माइनस 36, तो ये हमारा आ जाएगा 30,000 का टोटल कोस्ट। डन। अब मुझे इफेक्टिव रेट चाहिए, तो इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू नेट कोस्ट डिवाइड बाय जितना एडवांस मुझे मिला है वो, इंटू 100। नेट कोस्ट मेरा लग रहा है 30,000 का, एडवांस मुझे मिला है 1.5 लाख रुपए का, इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 30,000 डिवाइड बाई 1,50,000 इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा 20%। अब एक टेबल हम यहाँ नीचे बना लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिट, एंड लास्ट में हमारा आएगा फैक्टर। फैक्टर मुझे दे रहा है 20% के हिसाब से, ट्रेड क्रेडिट मुझे मिल रहा है 18.56% के हिसाब से, एंड मेरा ये जो मिल रहा है, ये मिल रहा है 60.67% के हिसाब से बैंक लोन। तो रैंक दे देते हैं हम यहाँ पे, रैंक ये हमारा 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3। रैंक यहाँ पे लोवेस्ट से देना है क्योंकि ये कोस्ट है, प्रॉफिट नहीं है, ये कोस्ट है। तो कोस्ट में जिसकी सबसे कम कोस्ट होती है उसको फर्स्ट रैंक मिलता है, जिसकी उससे ज्यादा उसको सेकंड और थर्ड। तो हम यहाँ लिखेंगे द कंपनी शुड सिलेक्ट बैंक लोन बिकॉज cost of bank loan is lowest। डन, खत्म हो गया ये सम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 खुद ट्राई कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, जैसे लास्ट वाला सम किया था वैसे ही हम इसको अब कंटिन्यू करेंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे गिना हुआ है सम पूरा का पूरा। पेन कहाँ गई, वेयर इज द पेन। तो ये सम क्या बोलना चाहता है मैं गिना ही देता हूँ, एक 15-20 मिनट और लगेगी। Sudama Limited है plastic manufacturing company has invested enormous amount of the company in a new expansion project. Due to such great amount of a capital investment, company need additional rupees 2 crore of working capital immediately. The CFO has determined the following feasible source of working capital fund. सबसे पहला उसने बैंक लोन ढूंढा जिसमें बैंक लैंड करेगा 2 करोड़ 30 लाख रुपए। बैंक विल रिक्वायर 15% ऑफ द लोन गारंटी केप्ट इन अ करंट अकाउंट एज द मिनिमम एवरेज बैलेंस विच अदरवाइज, उसके अलावा 50,000 रुपए भी रख सकता है। मतलब कि आपके पास ऑप्शन है ये रखो या ये रखो, दोनों में से एक आप रख सकते हो। तो हम इसमें से ये माइनस कर डालेंगे, उतना बैलेंस हमें रखना पड़ेगा, ये हम मान लेंगे। ट्रेड क्रेडिट क्या है, अ मेजर सप्लायर विद 2/20 नेट 80 क्रेडिट टर्म्स हैज अप्रोच फॉर अ सप्लायर ऑफ अ न्यू मटेरियल 1 करोड़ 90 लाख पर मंथ। अब मुझे तो चाहिए 2 करोड़ के आसपास का और ये 1 करोड़ 90 लाख है, तो मैं 2 मंथ्स का यहाँ से हमारा 60 डेज के हिसाब से क्रेडिट सेल लूंगा। डन। उसके बाद थर्ड, फैक्टरिंग का है, फैक्टरिंग बाय करेगा कंपनीज के रिसीवेबल 2 करोड़ 15 लाख के, और 2 करोड़ 50 का 75% हमारा हो जाता है 187.5। डन। और हमें चाहिए 2 करोड़ रुपीज। बट फैक्टरिंग के केस में क्या होगा, ये 250 और 75%, तो वो 75% ही करेगा, 2 करोड़ नहीं देगा। तो यहाँ पे हमें 187.5 का हमें वो एडवांस मिलेगा, विच हैव कलेक्शन पीरियड 16 डेज। मुझे कोई काम का नहीं है। फैक्टर विल एडवांस अप टू 75% ऑफ द फेस वैल्यू इन द रिसीवेबल एट अ 14% पर एनम। ओके, फैक्टर कमीशन विल अमाउंट टू 2% ऑन ऑल रिस्पेक्टिव परचेस। फैक्टर का जो कमीशन होगा वो 2% होगा ऑल रिसीवेबल के परचेसिस पे। फैक्टर विल सेव क्रेडिट 1,75,000 एंड 2,25,000 डिपार्टमेंट एंड बेड डेट। मतलब कि लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसके रिगार्डिंग ही है पूरा का पूरा। हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर
2012, क्वेश्चन नंबर 12। डन। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाला पोर्शन मैं उठा लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। डन। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट कॉस्ट ढूंढना है, बाद में नेट यूजेबल फंड ढूंढना है और बाद में हमें इफेक्टिव कॉस्ट ढूंढना है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट हमारा कितना है, तो 2,30,00,000, 2,30,00,000 का 12%। 2 करोड़, तो ये आपका हो जाएगा 27,16,000। 27,16,000 आपका ये टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके। नेट यूजेबल फंड, अब नेट यूजेबल फंड की बात करते हैं। तो नेट यूजेबल फंड के अंदर क्या बुलाया हमें, वो मैं आपको बताता हूं कि आपको मिनिमम बैलेंस कितना रखना है। तो द कंपनी विल रिक्वायर टू 15% ऑफ लोन गारंटेड एंड एज द मिनिमम एवरेज बैलेंस विच वुड बी 50,000। मतलब कि हमें ये दोनों में से एक बैलेंस रखना ही रखना है। अब कौन सा रखना है वो हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, 2,30,00,000 है, उसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, हम 50% ये माइनस कर देंगे जो हमें एज अ बैंक गारंटी रखना है, इंटू 15%। ओके। एंड और 50,000 और माइनस कर देंगे जो हमें एवरेज बैलेंस रखना है। तो 2,30,00,000 का 50% प्लस 50,000, एक मिनट सॉरी, आपको ये 2,30,00,000 का बैलेंस रखना है और ये 50,000 का बैलेंस रखना है। मतलब कि इन दोनों में से कोई एक बैलेंस रखना है, या तो ये रखना है या तो ये रखना है। मतलब कि मैं क्या करूंगा, इस बैलेंस में से ये बैलेंस माइनस कर दूंगा। यहाँ क्या लिखा है वो पढ़ो, कि मिनिमम एवरेज बैलेंस विच अदरवाइज अदरवाइज या तो ये या तो ये। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो मैं रख लूंगा। ठीक है। तो 2,30,00,000 इफेक्टिव को उसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा 2,30,00,000 माइनस 2,30,00,000 इंटू 15% करेंगे तो हमें मिलेगा 34,50,000। उसमें से हम माइनस करेंगे 50,000 तो ये हमें मिल जाएगा 34,00,000। तो ये हमें मिलेगा 2,30,00,000। तो ये हमें मिल जाएगा 196,12,123। डन। इफेक्टिव कॉस्ट हमारा कितना रहेगा, 27,60,000 डिवाइड बाई 196,12,123। ओके। तो ये हमारा हो जाएगा 27,60,000 डिवाइड बाई 196,00,00,000 इंटू 100। ये हमारा हो जाएगा 14.08%। डन। तो ये बैंक लोन लोन का केस खत्म हो गया। सेकंड हमारा आएगा ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या बोलता है, तो ट्रेड क्रेडिट में हमने डिटरमाइन किया कि हमें 60 डेज का माल खरीदना पड़ेगा। मतलब कि मुझे 60 डेज का वर्थ का माल हमें खरीदना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये रहा, कॉपी पेस्ट। डन। ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूं मुझे कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, 2,30,00,000 का हमें अमाउंट रिक्वायर्ड है। कैन बी विद इन 2 मंथ और 16 डेज। देखो वो हमें दे कितना रहा है, 1,09,00,000। अब मुझे 2,30,00,000 तक जाना है। अरे 2 करोड़ है, 2 करोड़ है, 2 करोड़ है। अगर मुझे 2 करोड़ तक जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 महीने का माल खरीदना पड़ेगा उससे। ओके। डन। 2 करोड़ कैन बी यूटिलाइज विद इन 2 मंथ और 16 डेज। ओके। अब हमारा यहाँ डिस्काउंट का रेट कितना है, पहले तो वो देखते हैं। डिस्काउंट रेट है हमारा यहाँ पे, डिस्काउंट रेट है यहाँ पे हमारा 2% का, तो इज इक्वल टू 2%। ये हम पूरा हटा के रिवाइज डिस्काउंट रेट लिख देते, 2 डिवाइड बाई 100 माइनस 2 इंटू 360 डेज।
डिवाइड बाय कितने दिन के लिए हम लोन ले रहे हैं, 60 डेज के लिए हम लोन ले रहे हैं, तो 60 डेज इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 98 इंटू 360 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, तो ये हमारा कॉस्ट हो जाएगा 12.24%। ओके, और हम ये कॉपी कर लेते हैं, फैक्टर का जो भी है प्रोसेस वो देख लेते हैं वहां पे। ओके, फैक्टर देखते हैं, तो फैक्टर में सबसे पहले हम सेविंग देख लेते हैं। तो क्रेडिट डिपार्टमेंटल एक्सपेंस 1,75,000 पर मंथ, डिपार्टमेंटल एक्सपेंस 1,75,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ, एंड बेड डेट का है 2,25,000 पर मंथ, तो ये होगा आपका 2,25,000 पर मंथ इंटू 12, तो ये आपका हो जाएगा 21 लाख, और ये हो जाएगा 2,25,000 इंटू 12, ये हो जाएगा 2,27,00,000, इसका टोटल हो जाएगा 48 लाख रुपीस। अब कमीशन की बात कर लेते हैं, तो कमीशन कितना है हमारा, कमीशन है 2% के हिसाब से 2.5 लाख पर मंथ, तो कमीशन हमें ढूंढना है, तो 2.5 लाख है ना, नहीं 2,50,00,000 पर मंथ, इंटू 12 मंथ का कितना होगा और उसका 2%, तो 2,50,00,000 उसका 12 मंथ उसका 2%, तो ये हमारा होगा अराउंड अराउंड 60 लाख रुपीस, 60 लाख का हमारा कमीशन होगा। इंटरेस्ट कितना होगा, तो वहां पे बोला ये जो 2,50,00,000 है ना, उसका वो हमें देगा 75% ऑन द फेस वैल्यू, 40% के हिसाब से, तो इंटू 75% वो हमें देगा, और 75% के ऊपर हमारा 14% इंटरेस्ट लगेगा, तो 2,50,00,000 इंटू 75% इंटू 14%, तो ये हमारा हो जाएगा 26,25,000 रुपये। इसका टोटल होगा हमारा 686,25,000, तो हमारा नोट नेट कॉस्ट आ जाएगा 38,25,000, ये हमारा नेट कॉस्ट आ गया। और अब हम इफेक्टिव कॉस्ट ढूंढ लेते हैं, इफेक्टिव कॉस्ट इज इक्वल टू नेट कॉस्ट डिवाइड बाय एडवांसेस, 38,25,000, और नेट कॉस्ट के हमारे एडवांसेस कितने, 2,50,00,000 के 75%, 1875 1875 1212 38,25,000 डिवाइड बाई 187522, तो ये आपका हो गया 20.4%। डन, कॉपी पेस्ट, यहाँ मेरा आ रहा है 20.4%, ट्रेड से मेरा आ रहा था 12.24%, काफी डिफरेंस है भाई, और इससे आ रहा है 40.08%, तो हमारे रैंक भी अब चेंज हो जाएंगे। सबसे लोवेस्ट कॉस्ट हमारा लग रहा है ट्रेड क्रेडिट में, तो फर्स्ट रैंक यहाँ पे आएगा, सेकेंड रैंक यहाँ पे आएगा, और थर्ड रैंक यहाँ पे आएगा। तो द कंपनी शुड सिलेक्ट ट्रेड क्रेडिट बिकॉज cost of trade credit because cost of trade credit is lowest। डन, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमने ऑलमोस्ट सारे ही सम गिन लिए हैं, 3-4 ही सम हमने आपको दिए होमवर्क में। डन, आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक, शेयर, शेयर किसके साथ करोगे, जो भी आपके सीए फ्रेंड्स होंगे उनके साथ ही आप यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देना। रीज़न, अभी हम चैप्टर 4, 5, 6 हर चीज़ ला रहे हैं, बट मुझे आपका
मुझे आपका सपोर्ट चाहिए कि जैसे-जैसे मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे, वैसे-वैसे मेरा मोटिवेशन भी डबल होता रहेगा। बहुत ही अच्छे से और लेक्चर आएँगे आगे। हम रिवीजन सीरीज़ प्लान कर रहे हैं। देखते हैं कि कब तक में हम रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना आप इस चैनल को। उसके अलावा अ, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो ये टेलीग्राम लिंक पे जा क्लिक करके आपको टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लेना है। जॉइन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको नोट्स और लेक्चर के अपडेट डायरेक्ट वहीं पे मिल जाएँगे। डन? उसके अलावा आपको नीचे एक ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, गूगल ड्राइव का लिंक होगा। उस गूगल ड्राइव के लिंक से आपको क्या मिलेगा? सारे ही आपको ये नोट्स मिल जाएँगे। अभी तक आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 के नोट्स वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के नोट्स वहाँ पे आपको अपलोडेड मिल जाएँगे और चैप्टर 3 के नोट्स ये लेक्चर आपका ये भी आपको चैप्टर 3 के नोट्स आपको लेक्चर कंप्लीट होने से पहले वहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है? सो ऑन अपकमिंग अपकमिंग सारे नोट्स ही अपकमिंग नोट्स चैप्टर 4 से लेके 10 तक के वो आपको जैसे-जैसे लेक्चर रिकॉर्डिंग होगी, आफ्टर लेक्चर रिकॉर्डिंग वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये बात हो गई नोट्स की। अब ये ड्राइव लिंक के अंदर हमें क्या मिलेगा? तो जो हम बुक से सम गिन रहे हैं वो बुक मिल जाएगी आपको और मेरी ये प्रैक्टिकल जितने भी हमने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन किए वो बुक ये हैंड रिटन नोट मिल जाएगी आपको और कॉन्सेप्ट नोट्स भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। डन? तो ये 3 चीज़ें आपको ड्राइव लिंक में मिल जाएगी। आपका क्वेश्चन होगा कि हम क्वेरी कैसे पूछें? तो क्वेरी पूछने के लिए आपको नीचे एक इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। इस इंस्टाग्राम के लिंक पे जाके सबसे पहले आपको फॉलो कर लेना है इंस्टाग्राम को। फॉलो करने के बाद आपको क्या करना है? आपका अगर कोई क्वेरी है, तो आपका फुल नेम, सिटी एंड स्टेट ये 3 चीज़ें आपको मुझे प्रोवाइड करनी है। आपका नाम, सिटी, स्टेट मैं आपका नाम, सिटी और स्टेट तीनों सँभाल के रखूँगा अपनी एक एक्सेल शीट के अंदर क्योंकि जब भी आप अगर रैंक या कुछ भी मार्क्स लेके आते हो तो मैं वहाँ पे अपडेट करने की मेरी एक इच्छा है कि मैं उसको अपडेट करूँ। देन आफ्टर मेरी बुक के आगे मैं अपने सारे ही जो भी अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट को वहाँ पे मैं शो करूँ। तो आपका नेम, सिटी और स्टेट बता देना और जब भी आपका रिज़ल्ट आए तो आप अपना रिज़ल्ट भी मुझे फॉरवर्ड कर देना। अगर आपको ऐसा लगा हो कि एफएम की क्लासेस आपके कुछ वर्थ लगे हो। ओके, नेम, सिटी, स्टेट देन क्वेरी क्वेरी पूछ लेना। अब क्वेरी आप कैसे पूछोगे तो आपको सीधा-सीधा है ना, जो भी आपका क्वेरी है वो लिख देना है। अगर कॉन्सेप्ट से क्वेरी है तो आपको बोल देना है सर आशीष ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं समझ में आया है। जैसे कि यहाँ पे हमारा फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट है तो आपको लिख देना कि आशीष हमें फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो सके तो आप एक फिर से एक छोटा सा वीडियो 10 टू 12 मिनट्स का रिकॉर्ड करके हमें प्रोवाइड कर दो तो मैं आपको एक यूट्यूब का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा न्यू रिकॉर्डिंग के साथ। ठीक है, ओल्ड रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड करूंगा, न्यू रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, पूरा ही क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो उसका मैं वीडियो दे दूंगा आपको। ठीक है, एक न्यू वीडियो दे दूंगा एंड कोई स्पेसिफिक चीज ही नहीं समझ में आई है तो आप स्पेसिफिक पॉइंट बता देना। तो आपको वो स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में मैं इंस्टाग्राम के अंदर ही बता दूंगा। इसमें से मैं कुछ भी करूंगा तो उसका लिंक आपको इंस्टा के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कब कब कैसे होगा, मैं इंस्टा में आपको वो चीज़ शेयर कर दूंगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आपको इस लेक्चर को जितना ही आप शेयर कर पाओ अपने सीए इंटर के स्टूडेंट के साथ या जिन्होंने अभी सीए फाउंडेशन क्लियर करा है और वो ग्रुप 2 देने की इच्छा रखते तो जितने लोगों के साथ आप ये शेयर कर पाओ उतने लोगों के साथ आप ये शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं हम हमारे अब नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 4 होगा हमारा, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। ओके।